हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एनसीएफ 2005 का एमसीक्यू लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हो, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो अनाउंस किया गया है, तो हम चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू देखते चले क्योंकि 2005 एनसीएफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग जो है सेपरेट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर भी इसी में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? मतलब कहाँ से इसको निकाला गया है। देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, 2005 के पहले हमारे पास जो भी करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, वो सही नहीं था। 2005 के बाद थोड़ा चेंज आया, फिर 2009 के बाद और चेंज आया। तो इस तरह से जो है करिकुलम के ऊपर पर्टिकुलरली काम किया गया, जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, और इस पे अच्छे तरीके से काम हुआ, तब जाके उसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो इसका जो है पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण मतलब किससे इंस्पायर होकर लिया गया है? गीतांजलि, सभ्यता और प्रगति, विज्ञान एवं तकनीक। तो सभ्यता और प्रगति के लिए लिया गया कि हम जो करिकुलम बनाएं, हमारा कल्चरल भी हो, सिविलाइजेशन से भी लिया गया हो, और साथ साथ हम उसे प्रोग्रेस भी करें। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है? किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है उसको जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होना। 2005 का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि रोट मेथड, रटन प्रणाली को बैन करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, और या फिर उपयुक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ के जो है उद्देश्य जरूर पढ़ लीजिएगा कि एनसीएफ जब बनाया गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्यों बनाया गया, किस मोटो को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के बनाया गया, तो उसको जरूर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मैं पूरा इसलिए नहीं निकाल रही हूँ कि आप लोग आंसर देख ले रहे हो। चलो यहाँ तक ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। मतलब कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो बनाया गया, तो उसको गाइड करने वाले प्रिंसिपल इसमें से जो नीचे चारों दिया गया है, कौन सा सही है? पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना, कि मतलब कि जो पाठ्यचर्या बने वो बुक सेंटर्ड हो, बुक को ध्यान में रखकर बनाया जाए। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, और लर्निंग प्रोसेस में जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसका कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जो स्कूल में दिया जाता है, यानी बुकिश नॉलेज जो दिया जाता है, वो ऐसा हो कि जिससे रियल लाइफ से बच्चे कनेक्ट कर सके, या फिर ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। अब बताइए, अगर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आपने पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 3 नंबर डेफिनेटली। यहाँ पे ऊपर में हमने पढ़ा भी था ना। इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर कि जो भी पढ़ाया जाए उसको रियल लाइफ से जोड़ा जाए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का एक और उद्देश्य था यूटिलिटी, उपयोगिता, जो वो चीज़ें पढ़ाई जाए जिसको रियल लाइफ से बच्चे कनेक्ट कर पाए। सिर्फ बुकीज नॉलेज ना रहे, बच्चों को रियलिस्टिक जितना भी हम उनको ज्ञान दे पाए, दे सकते हैं उतना दे। अभी भी ये पूरी तरीके से 100% पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात ज़रूर बोला जाता है इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में कि 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बाद एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है इंडिया में, वो इम्प्रूव हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें। 4th नंबर है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? पहला ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि नॉलेज
का जो है क्रिएशन करने वाला प्रोसेस, या ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, या ज्ञान को रोकने वाला, डेफिनेटली ये तो नहीं होगा। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, लर्निंग जो है किसी भी पर्टिकुलर इंसान को जो है इफेक्ट करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, स्किनर या फिर किसी और फिलोसोफर के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताना है, आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कि जो है सीखना क्या है। आपने देखा नहीं होगा, बताइए कौन सा है, सीखना क्या है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोग भी कमेंट में आंसर कर सकते हो, देख लोगे आप लोगों को कितना पता है। ऑफ कोर्स ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, हम नॉलेज दे बच्चों को ना, वो प्रोसेस बनाए। वैसे तो इसमें चारों में से कोई बाकी तीनों तो कोई कन्फ्यूज़न वाला था नहीं, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर सीखना पूछे तो इससे भी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनसीएफ 2005 बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया 1 नंबर, नीचे भी आप देख सकते हो 1 नंबर, ठीक है। आप एकदम ही सटा हुआ है, चलिए देख ही लीजिए। 5 नंबर है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। एक और चीज़ ये हुआ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है लागू किया गया, और इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए, जिसमें ये किया गया कि किस तरह से हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को आगे इम्प्लीमेंट करना है। पहला है अभिरुचि के अनुरूप, मतलब कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा है आर्थिक स्तर के अनुरूप, यानी कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। सामाजिक स्तर के अनुरूप या शारीरिक स्तर। तो जहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो सबसे फर्स्ट नंबर चीज़ आती है कि बच्चों का इंटरेस्ट, उनकी जिज्ञासा किस चीज़ में है, वही चीज़ हम उन्हें दें। तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे मैं बताऊं तो इसमें 3 नंबर और 4 नंबर भी सही है। 3 नंबर तो बिल्कुल सामाजिक स्तर के अनुरूप भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा लिखा हुआ है और इसमें अभिरुचि दिया हुआ है, और इसमें सभी नहीं दिया है, ऑल नहीं दिया है। इसीलिए इसको हम लोग 1 नंबर चूज़ करेंगे कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 6 नंबर। ये सही है। बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो रहा है तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। तो उसी में से पूछ रहा है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, शारीरिक हो जाता है फिजिकल और मनोसामाजिक, ओके मनोसामाजिक है ये, मतलब सोशलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसमें क्या जरूरी है इन चारों में से। योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल या उपरोक्त सभी। ऑफ कोर्स उपरोक्त सभी दे देता है तो इजी बना देता है ना, हो जाएगा 4th नंबर आंसर, होगा 4th नंबर आंसर। योग से शरीर ठीक रहेगा, औपचारिक खेल से मनोसामाजिक विकास होगा, अनौपचारिक खेल से भी जो है उनका मनोसामाजिक विकास होगा, इसलिए सभी। 7 नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब कि हम जो बोलते हैं ना टीचर सेंटर्ड, 2005 के बाद ही टीचर को का है एक नया नाम दे दिया गया, और वो मतलब पहले के जैसे एजुकेशन में सेंटर्ड पॉइंट में रहते थे, वैसा ना होकर के एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करने लगे। तो आइए देखते हैं 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या दी गई। एक उत्प्रेरक के रूप में, मतलब जो आपको मोटिवेट करे उसके रूप में, आदेश के रूप में, इंस्ट्रक्शंस के रूप में, एक नेता के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो होगा मोटिवेटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर मोटिवेटर।
मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया कि टीचर जो है अब एक सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं और ना ही एक लीडर ये बन के नहीं रहेगा। अब टीचर का रोल क्या हो जाएगा, मोटिवेटर का हो जाएगा। वो बच्चों को मोटिवेट करके उन्हें खुद लीड करवाए उनसे, और बच्चों को मोटिवेट करके उसको लर्निंग बाय डूइंग करे। तो एज अ फैसिलिटेटर बोलिए, एज अ मोटिवेटर बोलिए, ये काम हो गया टीचर का आफ्टर 2005 एनसीएफ। ये याद रख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 के बाद इंडियन एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। सीसी पैटर्न याद रखना, सबसे मेन इसका जो है पूरे कंट्री में जो हल्ला मचा था वो सीसी पैटर्न को लेकर हुआ था, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन का था उसका, फिर बच्चों को फेल नहीं करने का, इस सब से थोड़ा सा मचा था। ओके, 8 नंबर है, इसमें भी आ ही जा रहा, चलिए छोड़िए, क्या कितना कोई छिपा लेगा। ओके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, नहीं पे सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, मतलब कि सभी बच्चों में जो है एबिलिटी होती है सीखने की। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, मतलब कि उनका बिहेवियर ही जो है सीखने के लिए मोटिवेट रहता है। या बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, या स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब बताइए इसमें से क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑफ कोर्स ये तो सामने सामने दिख रहा है ना, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। एक ही तरह से सिखाया जाए ऐसा नहीं है। 9 नंबर है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? यहाँ पे बोला गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन से लैंग्वेज का जो है प्रबंध किया गया है, उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उपयुक्त सभी में। याद रखिएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक बात कोठारी कमीशन का याद रखिएगा, जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला लगाया गया उसमें ये नहीं बोला गया कि अल्पसंख्यक है या फिर जो है माइनॉरिटी है, किसी भी तरीके से ये नहीं बोला गया। वो ये बोला गया कि जिस समूह जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो भाषा बोली जा रही है, जो कि उनकी मातृभाषा कहलाती है, और जो भी भाषा बोली जा रही है उसी भाषा में जो है उनको शिक्षा दी जाए। अब वो माइनॉरिटी है क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या हो जाएगा, उनकी मातृभाषा में। विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बहुत सारे शास्त्र बने हुए हैं और जिसमें बहुत सारे हमेशा आए दिन आर्ग्यूमेंट होते रहता है, डिस्कशन होते रहता है, तो ये जो है अलग अलग हमें पर्सपेक्टिव देता है। क्या देता है? अलग अलग विविध दृष्टिकोण देता है। तो उसके माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को, जब ये चीज़ें जब होती हैं, डिस्कशन होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव आता है, तो इससे जो है क्या लेने में इजी होता है और किस चीज़ को सरल बन जाता है। सामूहिक निर्णय, एकल निर्णय, स्वार्थ निर्णय, या इनमें से कोई नहीं। तो वो तो कंफ्यूजिंग नहीं है ये, लेकिन ये क्वेश्चन देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें हिंदी इतना ज़्यादा दिया हुआ है। ऑप्शन 1 होगा सामूहिक निर्णय। जब हम डिस्कशन करते हैं, अपने अपने पॉइंट रखते हैं, खुले विमर्श लिखा हुआ है ना, अपने अपने पॉइंट रखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव सामने आता है, तो किसी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में सरलता हो जाती है और एक ग्रुप डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है।
इवेल्युएशन की भी बात उसमें बोली गई थी। तो कौन सा जो है बच्चों के इवेल्युएशन का सही तरीका है? वार्षिक परीक्षाएं, एनुअल एग्जामिनेशन की बात कही गई थी, दैनिक गतिविधियों की बात, अर्धवार्षिक परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैं आपको बोल भी रही थी ना कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में, CCE, जिसमें बताया गया था कि हर चैप्टर पढ़ाने के बाद जो है उसका टेस्ट लिया जाना चाहिए। तो इसको हम दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत रखेंगे कि जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको इवेल्युएट कीजिए कि उस बच्चे को, क्लास के कितने बच्चे को अच्छे से समझ में आया, कितनों को नहीं आया, और फिर से जो है उसके लिए प्लानिंग करके आइए। तो ये जो इवेल्युएशन का प्रोसेस बना था वो दैनिक गतिविधियों के तहत बना था। फिर है 12 नंबर, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। अब जैसे कि एक क्लास में 90 और 100 बच्चे अगर मिल जाते हैं तो कौन से टीचिंग का बात करना बिल्कुल यूजलेस है। पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित या सृजनशील, क्रिएटिव टीचिंग की बात अगर आप उसमें करेंगे कि 100 बच्चे आपको दे दिया गया है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, तो डेफिनेटली वो तो होने वाला नहीं है। तो इसमें आ जाएगा इसका आंसर 4th। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता, या परिवार की। ऑफकोर्स स्कूल। यहाँ पे अगर टीचर रहता ना तो टीचर दिया रहता। आप देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर बनता है। अगर यहाँ पे स्कूल रहता और समाज की जगह मान लीजिए शिक्षक रहता तो हम पहले शिक्षक को टिक करते। एक बच्चा अगर फेल हो रहा है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीचर के ऊपर आती है, बाद में स्कूल आता है। तो ये बात समझिएगा, इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बनता है। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। बाद में ब्लेम मत कीजिए कि मैम आप स्कूल की असफलता बोली थी, इसका आंसर जो है टीचर की असफलता हो गया। टीचर यहाँ दिया हुआ नहीं है, रहता तो मैं वही करती। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। जो मैथ्स का पेडागोजी पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग? तार्किक ढंग से सोचना, रीजनिंग एबिलिटी बच्चों में डेवलप करना, अमूर्त को निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, अमूर्त यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि नहीं हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो रियलिटी में है नहीं बट एज्यूम करके इमेजिन करके सोचे एंड सॉल्यूशन निकाले, वो अमूर्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि उपयुक्त सभी दिया हुआ है। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में यानी करिकुलम में, गणित में, पर्यावरण में, भाषा में, मातृभाषा। इजी कर दिया है, पर्यावरण दे दिया। अभी मैं बता दूं यहाँ पे गणित, विज्ञान, भाषा और मातृभाषा रहता तो आप विज्ञान में टिक करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करके आ सकता है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो आज हमने किया 15 क्वेश्चन NCF से। वैसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है, तो ये 15 क्वेश्चन NCF से है जो कि आने की संभावना है, चांसेस है कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि NCF को कहीं भी मैंने छोड़ा नहीं है। तो आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। देन हैव अ नाइस डे।